अच्छा, ये टाइटल पेज है मेरा ना, तो इसको हम देखेंगे कि क्या कहता है ये। ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ। आपने जब ये टाइटल देखा होगा तो यकीनन आपका दिल चाहा होगा कि इसके अंदर है कि आज कि हिस्ट्री के अंदर लाइफ कैसे डालनी है। तो आज हम देखेंगे एज अ टीचर जो है वो हमें किस तरह से अपनी हिस्ट्री की लाइफ में वो करनी है। अच्छा, ये जो आप पीछे नज़र आ रहा है, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं ज़रा चैट बॉक्स में लिखें। ये जो मैंने लगाया हुआ है पीछे बैकग्राउंड, कोई जानता है इसके बारे में? चैट बॉक्स में लिखें कि आप जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, आप लोग सब क्या हिस्ट्री से ही है या मतलब ये तो एक कॉमन चीज है। ये नजर आ रहा है आपको मेरा बैकग्राउंड पीछे ये प्रेजेंटेशन का? चैट बॉक्स में लिखेंगे या आप पहचानते हैं जो मेरे पीछे लगा हुआ है बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन में? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, जब भी आप लोग खामोश हैं। हेलो। मैम आ रही है आपकी आवाज? अच्छा, तो मगर मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आ रही है अब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस बैकग्राउंड को देख के आपको कुछ याद आता है, ये क्या चीज है या कभी पढ़ा है आपने इसके बारे में? मैम ये राम मिस्र है जो मिस्री लोग बनाया करते थे अपने बादशाहों के मकबरे वगैरह। और सामने जो एक शख्स है वो अबुल हॉल का मुजस्समा है। एक्सीलेंट। जिसका मुंह जो है वो शेर जैसा है, बॉडी जो है इसकी शेर जैसी है और शक्ल जो है उसके इंसानों जैसी बनाई हुई है। वेरी गुड। चले, ये वैसे दुनिया के 7 अजूबे कहा जाता है, जिसमें से ये एक अजूबा ये है जो मिस्र में है, एराम में मिस्र कहलाया जाता है। तो इसका मतलब है हमारी हिस्ट्री की मालूमात भी काफ़ी कम है। हाँ, तो ये एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये आपने इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि ये एक्चुअली इसको वंडर क्यों कहा जाता है, यानी कि एक अजूबा क्यों कहा जाता है, कहाँ वाक़या है, कैसे बिल्ड हुआ, किसने किया, क्यों ये इसमें एक यूनिकनेस है कि इसको अजूबे में भी शामिल किया गया है। तो आज का आपका टास्क ये है कि जब आपका सेशन ख़त्म हो जाए और आपको टाइम मिले तो एहराम मिस्र के बारे में ज़रा पढ़िएगा। अच्छा जी, पहले तो हमें देखना चाहिए कि हिस्ट्री इटसेल्फ है क्या। जब हम हिस्ट्री कहते हैं तो हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है। तो मैंने मुख्तलिफ जगहों से डेफिनेशंस इसकी उठाई हैं। तो जहाँ पे आपको बताया जाता है कि हिस्ट्री जो है ना, द सम ऑफ टोटल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ द पास्ट। तो ये हमें कहता है कि हिस्ट्री जो है ना, एक्चुअली वो जो इंसानों की जो पास्ट की एक्टिविटीज़ है ना, उनके बारे में ये बात करता है। या उन्होंने बताया कि एन इंटरप्रिटेशन ऑफ जो है आपकी पास्ट इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि क्या आपकी पास्ट कैसा था, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी या जो इस तरह ह्यूमन जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, रहते थे, मुआशी हालात क्या थे। तो वो इंटरप्रिटेशन पास्ट की जो है वो हम हिस्ट्री को कहते हैं। एक और उन्होंने एक बताया, कोट किया है कि हिस्ट्री जो है ना वो स्टोरी ऑफ अबाउट द पास्ट दैट इज सिग्निफिकेंट एंड ट्रू। यानी कि उन्होंने कहा कि ये स्टोरी है पास्ट के इवेंट्स के बारे में जो कि यकीनन सच है, ठीक है, और अपनी ज़ात में वो स्पेशल होती हैं। और किसी ने जो डिक्शनरी है वहाँ से मैंने डेफिनेशन ली तो वहाँ पे पता चला कि अ रिकॉर्ड ऑफ और अकाउंट, इसको रिकॉर्ड आप कह लें, अकाउंट मीन स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। यानी कि पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका रिकॉर्ड जो है वो हिस्ट्री कहलाता है। अब उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंसान होंगे तो एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है ना, तो तमाम चीज़ें वो है वो हिस्ट्री का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में जब आपसे हिस्ट्री का पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनको पास्ट में जो हुई हैं उनको जो है हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली जो है वो स्टोरीज जो हैं वो ट्रू हैं, सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
हमें हिस्ट्री मैटर क्यों करती है, हमें हिस्ट्री का जानना क्यों ज़रूरी है, या बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये हिस्ट्री के चैप्टर का दिया जाना क्यों ज़रूरी है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये आपके बुक्स में भी शामिल है और हमारी लाइफ में भी हमारी हिस्ट्री मैटर करती है। एक तो ये कि नंबर 1 कि हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ाना या हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये आइडेंटिटी देती है, शनाख्त देती है कि हम पास्ट में हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, या हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो क्या करते थे, या हमारी कौन कौन सी माशी एक्टिविटीज़ थी, या हम किन से लोगों से बिलोंग करते थे, या हमारा जो शजरा नसब चलता हुआ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है आपको आइडेंटिटी कि आप क्या हैं, जिससे लोगों को अपना आइडेंटिफिकेशन मिलती है और उनको अपने हिसाब से पैटर्न ऑफ लाइफ वो लोग गुजारते हैं। अच्छा, अब ये है कि आप हमें जो हिस्ट्री जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड अराउंड अस है, जो हमारे पास दुनिया है, तो वो ये ऐसी तो नहीं थी। यकीनन उसके पीछे कोई हिस्ट्री है, बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए हैं या फोर्सेस हैं या इन्फ्लुएंसेस ऐसे हुए हैं कि जो आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यानी कि जो हम लोग रह रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कि हमने पास्ट के लोगों के बारे में या पास्ट के वर्ल्ड के बारे में पढ़ी है। तो यकीनन वो टाइम के चेंजिंग के साथ उसमें इन्फ्लुएंस और एक्टिविटीज, मूवमेंट्स, इवेंट्स, उसने अब जो हमारे को दुनिया मिली है उसने उसको चेंज कर दी। वो दुनिया अब चेंज मिली है हमें, वो नहीं है जो हिस्ट्री में थी। ठीक है ना। तो इसी तरह जब हमारे बच्चे आगे जाएंगे तो वो हो सकता है वर्ल्ड मजीद चेंज हो जाए, वो ना रहे जो आज हम बात करते हैं उसकी। ठीक है। और उसकी भी वजह यही होगी कि कुछ एक्टिविटीज या कुछ ऐसी फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस ऐसा होगा जो वर्ल्ड के शेप को चेंज करेगा। इवन ऐसे भी होता है कि जब हम अपने जहाँ जहाँ हम रहते हैं वो इलाका वैसा नहीं रहा जैसा वो पहला हुआ करता था, या जो हमारे फोर फादर बताया करते थे, तो यकीनन उसमें चेंजिंग आई है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। अच्छा, ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है हिस्ट्री कि हमें हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है किसी भी चीज़ का, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि हिस्ट्री और सिटीजनशिप का कॉम्बिनेशन है। ये क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट सिर्फ पास नहीं पढ़ रहे होते बल्कि वो एटीट्यूड ऑफ डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट सिटीजन भी देख रहे होते, शिप भी देख रहे होते हैं कि किस तरह के वहाँ पहले के लोग होते थे, उनके एटीट्यूड के होते थे, किस तरह से डेमोक्रेसी के हवाले से या टॉलरेंट सिटीजनशिप जो हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें। तो बच्चे जो है वो सिर्फ पास की नहीं रहते कि ये हुआ, लेकिन कैसे हुआ, लोगों का क्या एटीट्यूड था, क्या मोटिवेशन थी कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें चेंज हुई। और हिस्ट्री के लेसन को एज अ टीचर जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैटर करते हैं कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या होता है, जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं तो वो फैक्ट को उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या फैक्ट है और क्या जो है ओपिनियन है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। और जो डिफरेंट किस्म के प्रोपेगेंडा हम सुनते हैं आया दिन, तो वो उसको मेक श्योर कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आया ट्रू भी है, फॉल्स है। तो इस तरह से जब हिस्ट्री के लेसन को डिज़ाइन किया जाता है तो बच्चों में ये तमाम क्वालिटीज़ आती हैं और फिर वो रीजनेबल जजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जब भी वो कोई फैसला करेंगे उनके पीछे उनके पास उसके रीजंस होंगे। ठीक है। इसलिए हमें हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है। अब बात करते हैं, अब हम क्लासरूम की तरफ आते हैं। हम सब टीचर हैं, हमें अपनी क्लास को एक अच्छी हिस्ट्री की क्लास बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ना 2 कैटेगरी बनाई हैं। एक तो वो कैटेगरी बनाई है जो एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में डिफरेंट तरीके से हम करवा सकते हैं, पेपर पेंसिल की मदद से, ग्रुप बनवाकर, पेयर में या इंडिविजुअल टास्क दे सकते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको हैंड्स ऑन रखी हैं, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ाते हुए कौन सी वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे फुली इन्वॉल्व हों और इंफॉर्मेशन को वो किस तरह से डिस्प्ले में लेके आ रहे हों या क्या मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हों, किस तरह से हम अपनी टेक्स्ट बुक को इनरिच कर सकते हैं हिस्ट्री के लेसन्स में। तो वो मैंने आपका रखा है। तो अगर हम एक्टिविटीज़ जो हम क्लासरूम में करवा सकते हैं बाय थ्रू पेपर्स या कॉपी में आप जो करवाते हैं, उसमें ये होती है कि पहले तो हिस्ट्री पर जब आप स्टार्ट करते हैं अपने क्लासरूम्स में तो आप फैमिली ट्री बनवाइए ताकि बच्चों को अपना बैकग्राउंड पता चले कि उससे पहले कौन से लोग थे। अच्छा, फिर एक क्रिएट टाइम लाइन। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोग छूटते कहते हैं टाइम लाइन, ठीक है ना। तो टाइम लाइन क्या आज हम सीखेंगे।
फाइंड 5 लाइज, ठीक है, एक ये एक्टिविटी हम सीखेंगे। हिस्ट्री मूवी के हवाले से हम बात करेंगे, सिक्वेंसिंग हिस्ट्री इवेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे, री इनएक्टमेंट में के बारे में बात करेंगे, एक्ट इट आउट, गेम्स के बारे में बात करेंगे और रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो पेपर पेंसिल के तहत आप करवा सकते हैं, या एंजॉयमेंट कुछ इसमें ऐसी भी हैं कि बच्चे एंजॉय कर सकें। हैंड्स ऑन में आज हम देखेंगे कि क्या है कि मेक विजुअल्स, के जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी विजुअल्स बनवा सकें या कहीं से लेके हम किस तरह से यूज़ कर सकें, पोस्ट कार्ड या लाइफ हिस्ट्री कार्ड्स बना सकें, फ्लैश कार्ड्स बना सकें हिस्ट्री के लिए, क्रिएटिव आर्ट कर सकें हम, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकें, एक कोई हिस्टोरिकल मील बना सकें, मेक अ मैप क्योंकि जब हम सोशल स्टडी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी भी होती है, तो हम कोई चीज़ को हम उसमें मैप में किस तरह से लेके आ सकते हैं, और लोकल हिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। और एक पावर पॉइंट, जैसे मैं आपके साथ पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ क्या, और एज अ टीचर मैं पावर पॉइंट क्विज कैसे बना सकती हूँ और कैसे मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूँगी, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ आज मैं आपको 1 बाय 1 सिखाती जाती हूँ, और ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको भिजवा दूंगी, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम आज बात करते हैं फैमिली ट्री की। तो ये बहुत सिंपल है, आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप चाहें तो मदर के जो फादर मदर हैं, मैटरनल साइड होती है और पैटर्नल साइड होती है, तो वहाँ फादर के हवाले से तो बच्चों को एटलीस्ट इतना पता हो, और इससे बैक से भी जा सकते हो कि हमारे दादा के फादर कौन थे, तो वो भी जा सकता है, फिर डैड, फिर आप, ठीक है, बच्चा फिर अपना बना सके, और अदर सिबलिंग्स हों उसके तो वो उसको भी मेंशन करे, तो बच्चे को ये अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता चलेगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी आप इनिशियल जब आपका स्टार्ट होता है तो बच्चे थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि कोई भी चीज़ जो पास के हवाले से हम मेंशन कर रहे हैं वो हिस्ट्री कहलाती है, और फैमिली भी बैकग्राउंड जो है वो हमारे भी हिस्ट्री से लिंक करते हैं। उसके बाद हमारी एक टाइमलाइन आ जाती है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 1999 से लिया और 2013 तक की ली है। तो अब टाइमलाइन में क्या है कि देखिए, जैसे 99 में जो है वो मुशर्रफ जो है परवेज केम टू इन द पावर, 2002 में मिर्जा फखरुल्लाह जमाली इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, 2004 में जो है शौकत अजीज साहब आए, फिर मैसिव, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये टाइमलाइन है, अगर आपके ऐसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका है तो वो जो है वो आपका वो आता रहेगा। आप इस तरह से प्रेजेंटेशन में भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो कॉपी पेंसिल में भी बना सकते हैं, और आप सिर्फ अगर सन लिख के दें तो बच्चे जो हैं वो उसमें इवेंट भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि आप तो या तो सन लिखें और बच्चे जो हैं डिस्क्रिप्शन लिखें, या डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो सन लिख सकें। तो ये आप वैरायटी करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। पहले तो बच्चों को टाइमलाइन बनाना आनी चाहिए। टाइमलाइन एक्चुअल क्या है कि इवेंट्स हैं डिफरेंट, बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से इसको विजुअलाइज करवा सकती हैं, तो उनको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि वो समझ के याद कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका, ये एक पैसेज मैं आपको दे रही हूँ और आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, इसमें आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ये गौर से पढ़ लें और इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, क्योंकि फिर जब मैं आपको एक टास्क दूंगी फिर वो भी आपने करना है। 30 सेकंड तो ज़्यादा है, आप लोग तो माशाल्लाह बड़े हैं, 15 सेकंड सही है। अच्छा जी, ये आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको पैसेज दे रही हूँ, इसमें से आपने 5 लाइज तैयार करने हैं। वो पैसेज जो आपने पढ़ा था वो एक्यूरेट वो था, अब मैंने इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी है, वो लाइज हो जाएंगे आपके। तो अब आप देखिए, इसमें आपने 5 लाइज आपने फाइंड आउट करने हैं, और जिसने फाइंड आउट कर लिया वो जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख दे मेरे लिए।
ओके, नीलम, आपने मुझे एक ही बताया ना, 5 मैंने इसमें झूठ किए हैं, 5 लाइज आपने तलाश करने हैं। सही है सादिया भट्टी, गुड। अच्छा ठीक है, गुड। काफी लोगों ने सियालकोट कॉलेज, हाँ गुड। बॉर्न ईयर्स सवात कॉलेज, यस गुड। कॉलेज नेम डिफरेंट, डेट ऑफ बर्थ चेंज है, प्लेस ऑफ हायर स्टडीज चेंज है, ठीक है। और मुस्लिम ग्लोरियस है, वहां पे डिफरेंट है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये इस तरह से आपने कोई पैसेज लेना है और उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपने क्या किया कि आपने इंफॉर्मेशन लिखी और बच्चों को कहा कि वो इसमें से 5 लाइज जो हैं वो आपने तलाश करने हैं। तो यकीनन बच्चे जो हैं बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो बेसिकली आपका मकसद पूरा होगा कि वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक आपकी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हिस्ट्री, फिल्म एंड मूवी। देखिए, अगर हमें बताया जाता है कि भाई हमारी पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का और इस तरह का हुआ था, तो वो जब हम करते हैं तो जहन में हम विजुअलाइज, बच्चे भी विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि किस तरह से हुआ होगा। और अगर हम वही चीज़ें अगर हमारे को अब तो आपको पता है दुनिया आपके हाथ में है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक फिल्म यहाँ पे जिना है जो हमारा कायदम के हवाले से बनाई गई थी और बेहतरीन मूवी थी, जिसमें पाकिस्तान की तमाम मूवमेंट दिखाई है और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आया वजूद में, और उसके बाद किस तरह से कायदम ने एड्रेसेस करते थे और क्या होता। तो बच्चों को फिर क्या होता है कि ये इवेंट्स याद हो जाते हैं, क्योंकि बुक में भी वही लिखवाया हुआ होता है जो ये मूवी में उन्होंने डिस्प्ले किया होगा। तो बच्चे जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर, सिर्फ कायद आजम नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग भी इसके अंदर नजर आते हैं। तो बच्चे जो है बाय नेमिंग जो है एटलीस्ट उनको नाम पता होता है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर भी इस मूवी में थे। तो इस तरह से हम बच्चों को ना सिर्फ मूवी का हम उस इवेंट को विजुअलाइज करवा रहे होते हैं, बल्कि बच्चे जो हैं वो उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आप सिर्फ मूवी ना दिखाएं, ऐसा ना हो कि बस जाएं आज चलो भाई आज हम जा रहे हैं और आज हम ये वीडियो देखेंगे, मूवी देखेंगे। इससे पहले आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी है बच्चों की। आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएं कि भाई आज जो है वो हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं और वो मूवी जो है वो इसके हवाले से है। तो ये क्वेश्चंस हैं, जब आप मूवी देख रहे होंगे तो आप देखिएगा इसके इन क्वेश्चंस के आपको आंसर वहां पे नजर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी कि व्हाइल यू आर वाचिंग मूवी। तो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू गेट द आइडिया और आंसर ऑफ दैट वन। तो फिर बच्चे जो हैं वो उनके पास क्वेश्चन वो उन्होंने पढ़े हुए होंगे, समझे हुए होंगे, और जब वो देख रहे होंगे तो दे विल अंडरस्टैंड और दे विल गेट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक तो ये हो सकता है, या फिर आपने कहा कि भाई मूवी हम आज देखने जा रहे हैं और ये इसके बारे में बेस करती है, और जब हम मूवी देख के आएंगे तो हम इसके बारे में इस तरह से डिस्कस करेंगे कि इसमें करेक्टर कौन था, ये कौन था। तो इस तरह से जो आपके नेचर ऑफ टास्क होगी ना, जो आप अचीव करना चाह रहे होंगे, तो वो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि हम मूवी देखने जा रहे हैं और वापस आ गए, ना हमने उससे पहले कोई डिस्कशन की ना उसके बाद कोई डिस्कशन की। तो जो हमारा मकसद है ना उस पर इंटरेस्ट करवाना या उसको अंडरस्टैंड करवाना, तो वो फौत हो जाएगा, या वो जो है वो नहीं अचीव होगा। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्लान करना है और अपने आप को जो है ना वो अपने बच्चों को इंगेज करना है बिफोर वॉचिंग अ मूवी और आफ्टर दैट वन। तो ताकि बच्चों को पता चले कि हमने सिर्फ मूवी बराए मूवी नहीं करना है, हमें उस पर कोई टास्क भी दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि ये मैंने आपको दिया है, अभी आपके पास 15 सेकंड फिर हैं, ये 4 या 3 या 4 पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ है एक्चुअली। तो आपने इसको सीक्वेंस करना है, पढ़ना है आपने इसको सीक्वेंस करना है, और आपके पास 15 सेकंड है और चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें।
तो भले इसके शुरू के वर्ड्स लिख दें कि फॉर एग्जांपल आप लगता है कि आपको सून पहले आएगा तो आप सून लिख दें और डॉट डाल दें, पैराग्राफ का पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, आंसर आए नहीं मेरे पास। हाँ जी, कर लिया किसी ने? हम बच्चों से कहते हैं ना भाई जल्दी क्विकली, तो मैं भी आपसे कह रही हूँ क्विकली। अब आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, कौन कर रहा है? कोई बच्चा तो आगे आ जाए। सीक्वेंस करना है, कौन सा फर्स्ट आएगा पैराग्राफ, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ। आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी नहीं आ रही है। मुश्किल है? कोई तो बता दे, मुश्किल है आसान है? नहीं मैम, it's not difficult. We are doing. Okay, you are doing, so there is silent there, so We are replying in chat box. okay, I'm waiting for that. चले हम लोग चले आगे, चल देखते हैं फिर क्या है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया तो ये देखें, हम करते हैं इसकी सीक्वेंस करना। बिलोंग्स टू अ वेरी स्पेक्युलर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले आएगा यकीनन, फिर उसके बाद उनके पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो गार्जियन ऑफ मुस्लिम्स थे ड्यूरिंग बाल्कन वॉर, ठीक है। फिर उसके बाद ही टू कंक्लूडिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस करा लिया, तो बच्चे जो हैं एक्चुअली काफ़ी इंगेज होंगे टेक्स्ट के साथ, और हिस्ट्री को अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, और मेक कनेक्शंस के विच कम फर्स्ट विच कैन कम सेकंड, ठीक है ना। तो कोहेरेंस बनाएंगे, और इस तरह से वो अपने आइडियाज़ को भी जनरेट करेंगे कि भाई किस तरह से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और तो आपके दो तीन काम साथ हो रहे होंगे, एक तो वो इंगेज बहुत होंगे, और फिर वो कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे होंगे, सीक्वेंसिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ साथ जो ये हिस्ट्री का इवेंट है उसको समझ भी रहे होंगे कि कौन सी चीज़ पहले की गई होगी और कौन सी बाद में। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी, बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, ये है री इनएक्टमेंट। इसको हम कहते हैं एक्ट इट आउट, जिसको आप रोल प्ले भी कह लें, ठीक है ना। तो असल में होता है कि कोई हिस्ट्री का इवेंट आपने लिया और आपने बच्चों के साथ इसको ड्रामे में तो शो कर लिया। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ड्रामा किया कि किस तरह से, जो क्योंकि मैंने काफ़ी सोशल स्टडीज़ की आप लोगों की बुक्स पढ़ के मैं सब चीज़ें निकाल रही थी, तो उसमें यूरोपियन ट्रेडर्स एंड सेटलर्स, जैसे ब्रिटिश कंपनी के लोग किस तरह से एशिया में आए और किस तरह से वो बिजनेसमैन बने, और फिर उन्होंने किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में ये हुकूमत की। तो इसमें आप जो है वो ड्रामा तैयार कर सकती हैं कि वहाँ पे कुछ बच्चों की ड्रेसिंग करवाएं जो फॉरेनर्स की हों और जो मुकामी मुस्लिम एंड हिंदूज़ हों, तो वो तमाम रोल प्ले आप करवा सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करें, बजाय पढ़ने के वो ड्रामे से उस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सकें, और उस मतलब उस ड्रामे में को अंडरस्टैंड करते हुए उसको विजुअलाइज करें कि वो उसी टाइम में मौजूद हैं। तो उसके लिए आप ड्रेसिंग्स करवा लें, और ड्रेसिंग बहुत कॉस्टली ना हो,
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत सारे लोग का स्नो कॉस्ट से जो है वो हम ड्रेसेस वगैरह तैयार कर सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगी। अब कम से कम एक ड्राम में 2 ड्रामे होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं किसी भी इवेंट को विजुअलाइज करें, और जब यही इवेंट आगे क्लासों में दोबारा रिपीट होते हैं डिटेल्स के साथ, तो बच्चों को कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह उनको पता होने चाहिए। या एक और है कि जैसे आप राइज ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये भी आपका हो सकता है, ऐसे कई हो सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसको इन एक्टमेंट में आप यूज करेंगी। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि एक्ट इट आउट। तो बच्चे जब ड्रामा प्ले कर रहे होंगे तो वो एंजॉय भी कर रहे होंगे और उस पूरे सीन को समझ रहे होंगे। ऐसे ही जैसे हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो शेक्सपियर के नॉवेल्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन अब अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ड्रामे के थ्रू भी करवा लेते हैं, तो बच्चे जो हैं उस पूरे सिनेरियो को समझ जाते हैं। वो कि वो इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ड्रामे के से हमें वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। इसी तरह हिस्ट्री में भी आप ड्रामा करवा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा है कि हिस्टोरिकल हमारे पास हमारी हिस्ट्री ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुगल तक है या हिंदू पाकिस्तान या हिंदुस्तान के हवाले से। हिस्ट्री तो एक ब्रॉड है, और हमारा अगर हिस्ट्री ये जो है कि हमारा कुछ जो भी इवेंट पास्ट में हुआ है वो हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के से। तो ज़रूरी नहीं हम किताबों तक बाउंड रहें। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफ़ी पॉलिटिकल कार्टून्स आते हैं जिसमें डिफरेंट इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। तो वहाँ से हम कुछ कार्टून उठाएं और आज हम एक दिन ऐसा बना लें जिसमें हम सिर्फ पॉलिटिकल कार्टून को डिस्कस करें, वो हिस्ट्री के हों, तो बच्चे जो हैं वो अपनी थॉट्स जो हैं, जो आइडियाज़ जो हैं, वो अपने आप के साथ डिस्कस करें 10-15 मिनट के लिए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है अगर आप करें। और एक्टिविटीज़ यकीनन कहीं ज़्यादा टाइम की होंगी, कहीं छोटे टाइम की होंगी, तो देखना है कि आपने किस तरह से करना है। ये देखें, ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के कुछ मैंने कार्टून्स उठाए हैं अखबार से। ये सब हिस्ट्री है जब हम शुरू में गवर्नमेंट हमारी शुरू हुई थी। ये हमारी पास्ट की है जब जरदारी थे। ये अभी हमें नया पाकिस्तान में पास्ट में बताया था कि जब आप नया पाकिस्तान में आएंगे तो रिलीफ होगा। तो ये पॉलिटिकल कार्टून बना हुआ है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि रिलीफ हुआ है, तो बच्चे जो हैं अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी शेयर कर सकते हैं। सी पैक जो हमारा एक बहुत मंसूबा बन रहा था, कभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, आजकल ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है उस पर बहुत। हमारा जो सी पैक मंसूबा है ना, तो उसमें ये होता है कि अरवा आप कुछ कहना चाह रही हैं? Ji, Assalamualaikum Naureen. I wanted to ask, could you tell me, could you demonstrate how we use a political cartoon? उसकी conversation कैसे generate करेंगे classroom में? अच्छा, ठीक है। असल में मेरा आइडिया ये था कि जब हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री डजंट मीन के अ लॉन्ग गो। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पास्ट की, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, तो हम बच्चों से भी उनकी अंडरस्टैंडिंग लें कि आया वो क्या समझते हैं, जो वो सुनते हों, एक्सपीरियंस कर चुके हों, और उनके अपने क्या ओपिनियन उस चीज़ के हवाले से, या वो उसको वो किस तरह से व्यू करते हैं। तो आप जनरेट करने के लिए ये है कि आपने ये कार्टून लाए और आप क्लास में डिस्प्ले करें फॉर एग्जांपल। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे पास इश्यूज ऐसे होते हैं जो हम घरों में डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारे साथ बच्चे भी बैठे होते हैं, तो बच्चे भी हमारे साथ चिप इन होते हैं कि वो अपने आइडियाज़ देते हैं। तो क्यों ना हम क्लासरूम में उसकी एक थॉटफुल जनरेशन वो डिस्कशन जनरेट करवाएं। उसमें कि आप कार्टून ला के डिस्प्ले करें, अगर किसी के पास प्रेजेंटेशन में आप बना के इसको डिस्प्ले स्क्रीन पे करवा सकते हैं तो वो तरीका है। या आपने जो है फ़ोटो की कॉपी करवा के आपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अखबार के कार्टून ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। या आपने नेट से उठाएं तो आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा के डिस्प्ले कर दें, और आपकी क्लास अगर छोटी है और बच्चे सही से देख सकते हैं, इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं। पहले तो आपको रिसोर्स अपनी देखनी पड़ेगी कि आपके पास रिसोर्स क्या है। तो उसमें आपको जनरेट कराने में तो सिंपल ये है कि आप कहते हैं कि आपको पता है बेटा, आजकल इसके बारे में बात करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ हिस्ट्री पता है, ये सी पैक क्या है, कौन सी आपने इसके बारे में क्या सुना हुआ है। तो बच्चे जो है वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे, और हो सकता है किसी को कुछ पता भी ना हो, तो आप बताएंगे कि सी पैक जो है पहले तो इसका एब्रीविएशन है, आपको इसको फुल टर्म बतानी है कि भाई ये किस तरह से है। उसके बाद आप बताएं कि ये मंसूबा जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बन रहा है,
और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको डिफरेंट अंदाज में इसको चेक कर रही हैं। ये हमारे लिए एक हाथी है जिसमें जिसके हिस्से में जो ऑर्गन हाथ लग रहा है वो अपने हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चे जो है वो करंट नहीं थे, तो मैं आप लोग बड़े थे तो मैं वाले इश्यूज लेके आई हूँ, आप दूसरे इश्यूज भी ला सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू आपके बच्चों के लेवल के हों। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ तो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी हम बड़ी भी वैसे ले लेते हैं जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। बच्चों के लिहाज से हमारे यहाँ चीनी का बहरान है, तो ज़ाहिर है चीनी के साथ तो बच्चा भी लिंक करता है, तो कोई ऐसा कार्टून जो बच्चे आप डिस्कस कर सके तो क्या हो सकता है, ये पास्ट में आपको पता है क्या थी, वैल्यू क्या थी, अब क्या है। तो इस तरह से आपने डिस्कशन करनी है। असल में बच्चों को जो आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं या हो चुकी हैं उनसे अवेयर करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि हिस्ट्री जो है जो बुक के अंदर मौजूद है वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री वो है जो पास्ट के तमाम इवेंट्स जो आपके हो चुके हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट जो हो चुकी है। तो हो सकता है कि आपको सेटिस्फाई हुई हूँ मेरे आंसर से। Thank you, Noreen. Yes, it's very clear now. थैंक यू वेरी मच। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ एक दो तीन गेम मैंने आपके लिए देखे हैं कि हम ये गेम भी खेल सकते हैं। हॉट पोटैटो, ये हम वो गेम खेलते थे, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आपने दिया और आपने कैच करते हैं ना, फिर जिसकी बारी आती है उसको कुछ ना कुछ करना होता है। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया या हिस्ट्री का कोई लेसन पढ़ाया और आपने उसके बाद एट द एंड आप देखना चाहते हैं कि बच्चों को उसका कितना समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि भाई आज हम एक गेम खेलेंगे और आपने क्या किया, वो आपने हॉट पोटैटो, मैंने तो यहाँ पे जो लिखा है तो ज़रूरी नहीं आपने मनोवन वैसी यानी कि एज इट इज़ यूज़ करना है, आप अपने क्लासरूम की नीड के हिसाब से उसको चेंज कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो हॉट पोटैटो यानी कि कैच, गिव अ फैक्ट यू लर्न एंड थ्रो टू समवन एल्स। आपने क्या करना है कि उस चैप्टर से मुतालिक कोई फैक्ट बताना है और आपने उसको किसी और के पास फेंकना है, फिर जिसके पास आएगा उसने एक फैक्ट बताना है। इस तरह आपका इवेल्यूशन हो जाएगी कि कितना बच्चों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और ये एक फन की तरह से हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे कहेंगे मिस, अब वो फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है या नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत दिल लगा के पढ़ेंगे कि हो सकता है टीचर जो है इस टाइप के कोई और भी गेम करवाएं। तो एक ये है। और 3 स्टार्स एंड अ विश, यानी कि बच्चों को आप ये भी टास्क दे सकते हैं कुछ चीज़ पढ़ाने के बाद कि अपने 3 फैक्ट्स लिखें के मुतालिक आपने जो सीखे हैं, और कोई एक क्वेश्चन आपने जो आपको लगता हो कि क्लियर नहीं है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं उसके मुतालिक। ठीक है, जैसे आप सेशन लेते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं तो आप लिख के पूछते हैं या आप वर्बली भी पूछते हैं, लिख के भी पूछते हैं। तो जो चीज़ें बच्चों को उस चैप्टर के हिसाब से समझ में आई हों तो उसके बारे में 3 फैक्ट्स लिखें और जो क्वेश्चन एक रहता है वो उसके पास वो लिख सकता है। ये 4 3 2 1, तो ये आपने लिखेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि 4 आपको की फैक्ट लिखने हैं, 3 मुझे की टर्म्स, उस चैप्टर के हिसाब से जो की टर्म्स होती है ना, की टर्म्स से हम जिनको नहीं पता है वो की टर्म्स ये होता है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ मखसूस लफ्ज़ होते हैं जिनके मायने होते हैं, तो बच्चों को उसके मायने उसके लिहाज से पता होने चाहिए। जैसे मैथ्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा होगा तो ये कीवर्ड्स हैं, डिवीजन है, तो बच्चा जहाँ ये पढ़ेगा उसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब क्या है। इसी तरह साइंस पढ़ रहा होगा, अगर वो लिखा होगा फोटोसिंथेसिस तो ये टर्म्स हैं, तो ये बच्चों को पता होंगे। इसी तरह सोशल स्टडीज की भी टर्म्स होती हैं, जैसे इकोसिस्टम क्या है या इकोलॉजी क्या है, तो इस टाइप की की टर्म्स अगर उस यूनिट में है तो 3 की टर्म लिखे, वो 2 की पीपल अगर उससे रिलेटेड लोग मौजूद हैं, और 1 की डेट, कोई एक मकसूद डेट जो है वो की डेट हो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उस यूनिट में, तो वो है। जैसे हम पाकिस्तान का पूरा पढ़ा रहे हो और हम कहें कि भाई की डेट कौन सी है तो हम कहेंगे 1947 सबसे की है, बाकी चीज़ें तो हुई हैं लेकिन की डेट वो है जिसमें हमने पाकिस्तान हासिल किया। ठीक है ना, तो ये आप कुछ गेम्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया भरी पड़ी हुई नेट पे और भी आप निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि हम ये हिस्ट्री को किस तरह से गेम्स में भी चेंज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द लेसन, या आप पहले भी करवाना चाह रहे हो या आप रिवाइज करवा रहे हो कोई कॉन्सेप्ट, तो हम इस तरह भी हैं, क्योंकि हमारा तो ये होता है ना रिवीजन का मतलब है कि दोबारा से वो सवाल जवाब पूछना, तो आप इस टाइप के गेम्स भी आप ले सकते हैं। अच्छा, रिसर्च प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं बच्चों को, फॉर एग्जांपल कि आप बच्चों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि फायरवर्क्स जो हम अब सुनते हैं ना, फायरवर्क्स हो रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये कहाँ कब इजाद हुआ, कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कौन सा है, कौन से मुल्क से स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने किया, इसका क्या था। तो क्या होगा कि आप
फायरवर्क्स के बारे में अगर आप, मैंने तो आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये आप टॉपिक तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप पूछें कि फायरवर्क के बारे में आज हम रिसर्च करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो बच्चे जो हैं, या आप कुछ क्वेश्चंस दे दें बच्चों को कि आप इसके बारे में ये मालूम करें कि इसकी रेसिपी क्या है, ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, कहाँ पे पहले ये यूज़ हुआ था ओरिजिनली कहाँ यूज़ हुआ है, और चाइनीज़ के जो लोग हैं वो 18 अप्रैल जो है वो क्यों करते हैं, वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं, या जो व्हाट वाज क्रिएटेड आफ्टर फायरवर्क्स वर इंट्रोड्यूस, यानी कि फायरवर्क के बाद यूरोप में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई ना, जब फायरवर्क इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद यूरोप में क्या हुआ, इसका कोई लिंक होगा, और व्हेन फायरवर्क्स यूज टुडे, और हमारे यहाँ आजकल फायरवर्क्स कहाँ यूज़ होता है, कब कब यूज़ होता है। तो बच्चे जो हैं वो इस सवालों के जवाब जो हैं फाइंड आउट करेंगे। और कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि उनको बताना है कि वो जब वो अपनी रिसोर्सेज, यानी कहीं बुक से अगर कर रहे हैं, लाइब्रेरी में आपने रेफरेंस बुक्स का बताना है, और अगर वो नेट से सर्च करना जा रहे हैं तो आपने मॉनिटर करना है कि भाई वो किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपने खुद से एक्सप्लेन करना है कि बेटा कौन सी रिलायबल सोर्सेज इंटरनेट पे मौजूद हैं और कौन सी अनरिलायबल है। यानी कि रिलायबल सोर्सेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से उठाना है और कहाँ से नहीं उठाना है, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों से कहें कि इसके जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं या क्वेश्चन के हवाले से वो पीस ऑफ पेपर में लिखें, एक बुक बनाएंगे जिसकी वो, और बच्चों से कहें कि अगर इलस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं पेजेस को जो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है। फिर कवर पेज भी बना लें जिसमें वो फायरवर्क्स के डिफरेंट जो है वो शेप्स को में उनको डिज़ाइन करें, क्रेयॉन की मदद से, कलर पेंसिल से या पेंट से, उनकी मर्जी है, ठीक है ना। तो एक बुक तैयार हो जाएगी और वो तमाम जो उन्होंने रिसर्च की है वो उस बुक के अंदर मौजूद आएगी, और जिसपे उनको पता चल जाएगा कि ये फायरवर्क्स की हिस्ट्री क्या है। इसी तरह देखें, टेलीफोन जब इजाद हुआ था तो इसकी भी हिस्ट्री थी, तो वो हिस्ट्री हमने पढ़ के हमें अंडरस्टैंड हो गया कि भाई ये हिस्ट्री टेलीफोन किस तरह से इन्वेंट हुआ है, ठीक है, किसने किया था और किस तरह से हुआ था, पहली जब उसने कॉल मिलाई तो किस तरह से हुआ। तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है चीज़ों को सीखना। तो किताब तक महदूद ना रहें, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो असल में रिसर्च प्रोजेक्ट आप जब करवाते हैं तो टॉपिक तो आप कोई भी दे सकते हैं जो आपसे बुक से रिलेटेड हो, या बुक के अलावा आप बच्चों में ये रिसर्च स्किल्स को डेवलप करना, क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको प्रेजेंट करना। तो ये तमाम ये स्किल्स आप वो सिखा रहे हैं जो उनकी डेली लाइफ में काम आएगी आगे। तो एक्चुअली आप सिर्फ कंटेंट ही नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको वे ऑफ डूइंग भी करवाना सिखा रहे हैं कि वो खुद से भी कर सकते हैं। अगर वो ग्रुप में करते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम आप इंडिविजुअल टास्क देती हैं तो दे आर मोर कंफर्टेबल, क्योंकि फिर उनको तरीक़ेकार आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको हेल्प करे। उसके बाद कुछ हैंड्स ऑन पे आते हैं कि बच्चे किस तरह से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवा सकते हैं। देखिए, ये मेक विजुअल्स है। जब हम जंगों की बातें कर रहे होते हैं या हम मुगल एम्पायर की बात कर रहे होते हैं या हम किसी भी चीज़ की अगर हम विजुअल्स दिखाते हैं तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं उन कैरेक्टर्स को, और वहाँ की जिस तरह से ड्रेसिंग हुई हुई है, क्या चीज़, वेपन्स इनके पास जो हैं मौजूद हैं। तो ये जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जब वो पढ़ा रहे हों और विजुअल्स भी उनके सामने हों तो वो आप कहीं से गैदर भी कर सकती हैं। कुछ यूनिट के अगर आपको आराम से मिल जाते हैं तो आप जो है वो उनको लेके आ सकती हैं। उसके बाद ये तो बहुत मशहूर है, ठीक है ना, दीवार चीन, जो एक अपनी ज़ात में एक अजूबा है। तो मतलब अगर आप विजुअल्स देते हैं तो बच्चों को वो विजुअलाइज करते हैं, उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अगर आप कायदम के हवाले से पढ़ा रहे हैं या मज़ार के हवाले से बात हो रही है या कराची के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये वो है, तो कुछ विजुअलाइजेशन आप दे सकते हैं चैप्टर के हिसाब से। ये देखें, ये मैंने मशहूर निकाली है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप विजुअल दिखाएंगे तो बच्चे जो इंटरेक्ट करेंगे। पोस्ट कार्ड का अब ज़माना ख़त्म हो गया ना। पहले ज़माने में पोस्ट कार्ड मिलते थे और उनमें कोई ना कोई बिल्डिंग बनी होती थी और पीछे लिखने की जगह होती थी जिसमें हम अपने दोस्तों को लिख के ईद मुबारक या कुछ और भी, या लेटर छोटा मोटा लिख के हम भेजा करते थे। तो वो नहीं है, तो आप चाहें तो वो भी आप डेवलप करवा सकती हैं। तो अब आप जहाँ जिस कंट्री में हैं या जिस मुल्क में, यानी कि जिस शहर में हैं, अगर आप उसकी कुछ एंशिएंट चीज़ों को लेके आप उसको ड्रॉ करवाएं पोस्ट कार्ड में, या आपकी यूनिट का कोई ऐसा चीज़ है जिसमें
हिस्ट्री के हवाले से कुछ अहम इमारतें हैं या कुछ आपके अहम लोग हैं, तो वो आप पोस्ट कार्ड आप बनवा सकते हैं और पीछे इस तरह से लिखने की जगह भी हो, और बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को भेजें। ये एक ओल्ड कराची है। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड्स की। फ्लैश कार्ड्स आपको पता है कि हम जब हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते हैं, उनके मीनिंग पीछे लिख देते हैं। तो जब हम लफ्ज़ को देखते हैं तो उसके हम मीनिंग देख लेते हैं, या सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए यूज़ करते हैं, या वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, या साउंड को हम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। तो हम फ्लैश कार्ड यहाँ पर सोशल स्टडीज़ में या हिस्ट्री के अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए हम फ्लैश कार्ड भी बनवा सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है आपको लगता है इसमें फ्लैश कार्ड्स बनेंगे तो बच्चों को अच्छा याद रहेगा। जैसे आप सवाल लिखें कि इन व्हाट ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन, ठीक है। तो अब 1947 दिस ट्रीटी कॉज्ड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, या इस तरह से बैक एंड फ्रंट भी बना सकते हैं कि हाउ टॉल इज माउंट एवरेस्ट, और आंसर्स का पीछे लिखा हुआ। तो बच्चे जब इसको विजुअलाइज करते रहेंगे और देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो वो उस यूनिट के हवाले से आप डिफरेंट ये कार्ड्स बनवा सकते हैं। आर्ट क्रिएट करवा सकते हैं, यानी कि टोटली वो है इंटरेस्टिंग टास्क है। तो अगर मैं इसमें मैंने जो चीज़ें निकाली हैं, ये मोहनजोदड़ो हमारा एक है शहर, वो जहाँ 4500 ईयर्स अगो जो है वो डिस्कवर हुआ था, सर जॉन मार्शल ने किया था। तो कुछ पोट्री और इसका डिफरेंट सामान निकल आया। तो ये चीज़ें हम बना सकते हैं खुद भी बच्चों से, मिट्टी के उसके ज़रिए। ये सील है, ये डांसिंग गर्ल मेरी थी, और ये पॉट है। तो अगर हम कुछ ऐसा यूनिट हमारा है जो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये उसके जो है आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स ये वाले फाइंड आउट हुए हैं, तो आप उसको डिस्प्ले के जरिए या बनवा के डिस्प्ले करवाएं तो बच्चे बड़े खुश होंगे। और उनको एक तो ये कि उसके क्या पार्ट होंगे वो, और दूसरा उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ में रहेगा। जैसे हमारे जहनों में है कि मुझे जोड़ों में से क्या क्या निकला था, तो ये हमने कर करके याद कर लिया। अच्छा जी, देखें आजकल का ज़माना जो है ना वो सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया का जो है ना वो बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो क्यों ना हम इस इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली भी यूज़ करें। तो हम बच्चों से कह सकते हैं, अगर ट्विटर पे है, अगर बड़े बच्चे हैं तो हम ये काम करवा सकते हैं कि ट्वीट एज अ पर्सन फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि आप अपने आप को किसी पर्सन को अज्यूम करें कि आप ये पर्सन है और आप ट्वीट करें फ्रॉम हिम और हर, ठीक है ना। या हम कोई उनको यूनिट पढ़ाने के बाद या हम कोई पोर्शन पढ़ाने के बाद हम कहें कि भाई आपने ट्यूटर पे जो ऐसे होता है ना, आपको पता है कि उसकी करैक्टर की जो लिमिट है वो 140 वर्ड्स है, ठीक है ना। तो आपने एक प्रिसाइज कंसाइज जो है ना मुझे लिख के देना है, और आपने ट्यूटर का वो बना के, जरूरी नहीं आपने ट्यूटर जाके पोस्ट कर देना है, ये नहीं करना है, लेकिन क्लास में आपने एक कार्ड बनाया और ट्यूटर का एक मैसेज लिखा 140 कैरेक्टर्स में, और आपने जो कुछ पढ़ा है उसको कंसाइज करके इस पर लिख दें, और आपके पास 140 कैरेक्टर्स की जो है ना लिमिट है। तो इसमें क्या करना है, आपने छोटा, शॉर्ट और बहुत अच्छे वर्ड की चॉइस करनी है, यानी कि बहुत बड़े लफ्ज नहीं लेने हैं, आपने अच्छी चॉइस करनी है तो आपकी बात मीनिंगफुल भी हो और टू द पॉइंट हो। तो ये एक्सरसाइज हम बड़े बच्चों के साथ करवा सकते हैं सेकेंडरी के, ठीक है। ट्वीट वाली, ट्विटर पे पता तो सबको ही है खैर, लेकिन जब प्रैक्टिस पे आएंगे तो उस वक्त किसी को भी नहीं पता होगा। तो एज अ टीचर जो है अगर आप करवाएं तो बच्चे जो है बड़ा इंटरेस्ट लेंगे कि भाई मिस तो जदीद तरीकों से भी पढ़ा रही हैं, सर भी जो है जदीद तरीकों पे हमें लेके जा रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट लगवाएं कायद-ए-आज़म को। एक मैंने एग्जांपल लिए कि आप कायद-ए-आज़म को बताइए कि टेल हिम द डिफरेंस बिटवीन हिज आइडियोलॉजी फॉर गेटिंग पाकिस्तान, कि जो उनकी आइडियोलॉजी थी ना जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था, और जो आइडियोलॉजी हम जो फॉलो कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट नाउ, वो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक आपने उनको वर्ड लिमिट दे दें और बच्चे जो हैं देखें कैसे बताएंगे कि पहले आप कदम क्या चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे जो हैं वो उसको पोस्ट लगाएं तो बड़ा मज़ा आएगा क्लास में, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
असल में मैसेज भी पढ़ती जा रही हूँ कि अगर किसी का सवाल आ जाता है तो मैं साथ साथ एंटरटेन करती रहूँ। तो सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, अगर आप इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब तक हम भी एज अ टीचर बच्चों के लर्निंग के द वे वो जिस तरह से सीखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो उनको पढ़ाने वाला है ना वो उनके लेवल पे आए और समझे कि वो भी ना हर चीज़ में थ्रिल चाहते हैं, चाहे वो लर्निंग हो या वो खेलना हो या कुछ भी हो। तो जब आप उनकी पसंद की चीज़ें भी साथ साथ करेंगे ना तो दे विल लव द वे टू यू टीच, और जो आप पढ़ाते हैं उससे भी बहुत मोहब्बत करेंगे। तो चाहे वो आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हो या बहुत बोरिंग सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जो चीज़ आप इंटरेस्टिंग वे में करवा रही होंगी तो उस सब्जेक्ट में खुद ही जान पड़ जाती है। तो लोग टीचर को सब्जेक्ट को जो है ना वो टीचर से रिलेट करते हैं कि अगर वो पढ़ाया हुआ अच्छा होता है तो वो मिस बहुत पसंद होती हैं या वो सर बहुत पसंद होते हैं। वो ये नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, वो मिस जो पढ़ाती थी जैसे वो पढ़ाती थी वो हमें पसंद है। ठीक है, तो आपने मौजूदा वक्त के हिसाब से ना इंटीग्रेशन करनी है टेक्नोलॉजी की भी साथ साथ, ताकि बच्चे जो है ना वो को प्राउड फील हो आप पर। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चों से पूछें कि आपके अपने फैमिली में पूछिए कि आपकी जो हर फैमिली की एक ट्रेडिशनल डिश होती है, और बहुत सारी डिशें ऐसी हैं जो अब ख़त्म होती जा रही हैं। तो बच्चे जो हैं वो पूछ के आएंगे और वो एक अपनी रेसिपी भी बना मील को तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कूल में ये सर्विस अवेलेबल है कि आप लोग तैयार भी कर सकते हैं, तो किसी एक मील को लेते हैं और उसको तैयार करते हैं उसी रेसिपी से जो उसके बैकग्राउंड की है। तो जैसे खीर है, बहुत यानी कि ये मतलब बहुत पुरानी मैं तो कुछ निकालनी है, लेकिन इसको आप हरफ आखिर ना समझें। हर फैमिली की अपनी एक वो हिस्टोरिकल मील होता है जो आपके ज़माने में मौजूद नहीं होता। तो ये मैं कुछ दिखा रही हूँ, यकीनन आप लोगों को भूख ना लग जाए। निहारी, हलीम, तो ये कुछ हमारी है ऐसी रिवायत। तो आप हर बच्चे का पूछ के आए तो बच्चा पूछ के आएगा कि हमारी फैमिली की जो ट्रेडिशनल डिश है वो क्या है। ठीक है ना, तो आप अपनी भी सोचिएगा कि आपकी ट्रेडिशनल डिश कौन सी है और उसकी रेसिपी आज वही आप वो यूज़ करते हैं जो वो लोग यूज़ करते थे, या हमने कुछ चेंज किया है। तो यकीनन उसमें काफ़ी फ़र्क होगा जो वो ट्रेडिशनली बनती होगी और आज के में जो हम लोग रेडी टू कुक करते हैं और वो तैयार हो जाती हैं कुछ ही देर में, जबकि वो लोग घंटों लगाते थे। अच्छा, ये मेक अ मैप। अच्छा, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत सारे वो लोग भी पढ़ते हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग की भी होती है, या वो जंगें जो इधर से उधर गया, वहाँ जाके उन इलाकों में गए, फिर वहाँ से वापस अपने इलाकों में आए, फिर किसी और इलाके में जाके जंग लड़ी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आप मैप के थ्रू भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ली कि क्रिस्टोफर कोलंबस को आप सब जानते होंगे और ये अक्सर ये सोशल स्टडीज के चैप्टर्स में भी है। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर था और सेलर था, और इसने जो है वो कहते हैं कि अमेरिका दरियाफ्त किया है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जब इसकी जो मैं इसकी जो वॉयजेस पढ़ रही थी तो इसने टोटल 4 वॉयजेस में जो है ना ट्रैवलिंग की है, और इसमें जो बताया कि इसने इस तरह से डिस्कवर किया, और जहाँ पे पहले ये पहुँचा तो वो वहाँ पे उन्होंने वो समझा कि मैं इंडियाज़ में आ गया हूँ। तो उसने कहा कि ये इंडियंस हैं ना, तो हालांकि वो लोग बहुत सालों साल पुराने लोग थे जिनको यूरोप वालों ने डिस्कवर किया था, जो बाद में फिर हमने इसको अमेरिका का नाम दिया। तो एक्चुअली इसने 4 जर्नीज की थी, ठीक है, यूरोप से ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिस्कवर करने के लिए। तो ये 4 डिस्कवरीज आप बता सकते हैं कि ये इस क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए जिस मुल्क से ये निकला, और इसने मुख्तलिफ मुल्कों में जा जाके स्टॉप किए और वहाँ से वापस आया है। तो ये 4 डिफरेंट लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन शुरू यूरोप से ही हो रही हैं। तो आप जो है वो वर्ल्ड मैप पे अगर कोई ट्रैवलिंग है, वॉयज है, या आप जंगों की जो है डायरेक्शंस बता सकते हैं या उस पर एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को मैप के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि भाई महमूद गजनवी यहाँ से निकला था और वो यहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से वापस किसी और मुल्क पे गया, तो वो एक रूट मैप भी हो जाता है, और जब वो मैप पे कर रहा होता है तो कभी नहीं भूलेगा। ये आप आजमा लीजिएगा। तो आप मैप भी बना सकते हैं, तो ये आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी हो जाएगी। अच्छा, एक लोकल हिस्ट्री होती है, हर इलाके की एक लोकल हिस्ट्री होती है, और आप बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने इलाकों में जाएं,
कलेक्ट करें कि और डिजिटाइज करें, हम तस्वीरें वगैरह खींचें, कुछ ऑब्जेक्ट्स उनको नजर, आर्टिफैक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट जो हैं जो उस लोकल हिस्ट्री को बताते हों। ठीक है, हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल चीज़ होती है जो उसके शहर की पहचान होती है। तो बच्चे जो हैं वो जाके उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, उसकी तस्वीरें खींचें, अगर उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो कलेक्ट करें और फिर जो है वो उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें और फिर उसको पब्लिकली जो है वो प्रेजेंट भी करें और कम्युनिटी में भी बताएं, अपने स्कूलों में भी इन्फॉर्म करें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टास्क होगा, वहाँ के पुराने लोगों से पूछें कि इसकी क्या हिस्ट्री है, तो एक इंटरेस्टिंग बच्चों को हो जाएगा। तो लोकल चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक शहर में बैठी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद में मैं हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि हैदराबाद की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी कोई ना कोई हिस्ट्री है लोकली। ठीक है ना। इसी तरह अगर टेंडोलायर के बारे में बात की जाती है तो वहाँ की अपनी एक हिस्ट्री है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, ये देखें, कुछ किताबों में मैंने ये देखा तो मैंने एक तस्वीर खींच के आपको लगाई है जहाँ पे ये इन्होंने सन बताए हुए हैं और इवेंट बताए हुए हैं कि ये इन टाइमों पे हुआ है। तो इसको मैंने क्या किया, पावर पॉइंट में क्विज में चेंज कर दिया। क्या किया कि मैंने, अब आप 1965 को अगर हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1965 में हमारे पास वॉर हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वॉर हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैं वापस उधर ही चले जाती हूँ। ठीक है, ये आप पावर पॉइंट पे बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि 1971 में क्या हुआ है, तो हमारा बांग्लादेश वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, एक और भी इवेंट हुआ था जिसमें ये हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो इवेंट हमारे 1971 में हुए। इसी तरह अगर हम 1973 पाकिस्तान का देखते हैं तो हमारे पास 73 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 73 का आइन सुना होगा आपने कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों से। अच्छा, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड। ठीक है, फिर मैं यहाँ से बैक पे जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे 1977 में क्या हुआ है। ये तो कुछ गलत हो गया है। अच्छा, चलें वापस चलते हैं, ये वही आ रहा है, फाइन। अच्छा, चलें हम यहाँ तक ये रुकते हैं और इसमें ये है कि आप इस तरह से पावर पॉइंट क्विज बना सकते हैं बच्चों के लिए, जिसमें जो है बच्चे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देख लें। और ये तस्वीरें मैंने इसलिए लगाई ताकि बच्चे विजुअलाइज कर सकें, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इवेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्विज का था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जनरल ज़ियाउल हक हमारा इन्फोर्स हुआ था मार्शल लॉ 1977 में। इसके बाद 1985 में हमारे मिस्टर खान जो वॉज इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री। मैं ज़रा इसको चेक करती हूँ, वापस उस पर जा रहा है। 88 में हमारी बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सिलेक्ट हुई थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और इसी तरह हम 1992 में जाते हैं तो ये इवेंट हमारे यहाँ पे हुए थे, सॉरी यहाँ पे ये वाला इवेंट है, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा हिस्ट्री में लाइफ का था डालने का, तो वो जो मेरा मकसद था वो होपफुली पूरा हुआ हो। तो अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, उसमें हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर हम जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तरह से आपको एक और रिकैप कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो आज जो हमने बात की है ना, बेसिकली वो हमने इस टॉपिक पे बात की है कि हमने हिस्ट्री में किस तरह से लाइफ लेके आनी है। तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम में हम करवा सकते हैं आसानी से, और कुछ हैंड्स ऑन भी हम करवा सकते हैं, इवन क्लास में भी करवा सकते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करके। तो ये बेसिकली आज हमने सीखा है। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, और साथ ही होपफुली कि आपको
यूसुफ साहब जो है वो लिंक भेज देंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का। मुझे जब बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने भी बड़ी मेहनत से तैयार किया है, तो आप लोगों के लिए किया है, तो आप भी मेहनत से तैयार करके अपने बच्चों के लिए करें, तो ये एक चेन चलती रहेगी, हमारी मेहनत और या ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप फॉर्म फिल करें, अभी आपको यूसुफ साहब जो हैं वो ये फॉर्म आपको देंगे, फीडबैक फॉर्म देंगे, आप उसको फिल करें और उसमें आप ज़रूर बताया करें कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। तो जब आप ये लिखते हैं ना, तो हमारे को बहुत अच्छा आइडियाज़ हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि जब आप लोग अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो आप उसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस लिखने से क्या होता है कि हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि हम अपने सेशन को वापस रिवाइज चेक करते हैं कि आया जो कुछ हमने प्लान किया है वो आपकी नीड के मुताबिक आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना आपका जो फीडबैक है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है रजिस्ट्रेशन में भी, और जब आप वाइंड अप ये सेशन के फीडबैक एंड में जो देते हैं आप लोग। ठीक है, तो होपफुली कोई अगर सवाल है तो प्लीज़ मुझे आप पूछ लीजिए, और अगर लिंक फिर दोबारा बंद हो जाए तो वापस आपने ज्वाइन करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, वरना आप लोग फिर अपना फॉर्म भर लीजिए। और ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगी, और फिर इंशाल्लाह फिर आप उसको यूज़ कर लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए।